हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इतिहास का क्लास 8 इतिहास का अध्याय 2 देखेंगे, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ये की स्थापना दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था यूरोप के बारे में कि यूरोप ने कैसे समुद्री मार्ग यूरोप जाने का 2 रास्ता आता था, एक तो थल मार्ग, एक तो जल मार्ग। फिर उसके बाद एक रास्ते को बंद कर दिया गया था किसी देश ने लड़ाई झगड़े के कारण। फिर उसके बाद उसने कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो यूरोप ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। इसके बाद पुर्तगाली के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए थे। फिर उसके बाद कौन सा है, यूरोप के बाद पुर्तगाल के व्यापारी आए और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से आए। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक राज्य के गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाई। किसको किसको? बीजापुर कर्नाटक और राज्य के गोवा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अब समुद्री क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने लग गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वे वहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ से टैक्स वसूलने लगे। जो भी विदेशी जहाज़ उन्हें टैक्स नहीं देता हुए पानी में डुबा देते थे। दोस्तों देख लेते हैं कि बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है और गोवा कहाँ है। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये कर्नाटक हो गया दोस्तों। फिर क्या था हमारे कर्नाटक, बीजापुर, कर्नाटक और गोवा। तो दोस्तों ये हो गया कर्नाटक, ये हो गए गोवा और तो दोस्तों देखो यहीं पे जो क्या बोलते हैं, यूरोप के गुड होफ के रास्ते गोवा पहुँचे थे। फिर ये कर्नाटक में उन्होंने अपना राज जमाया। दोस्तों ये जो है, ये जो पूरा इलाका ये बीजापुर है। फिर ये कर्नाटक ये वाला है, बीजापुर कर्नाटक और ये गोवा, ये 3 राज्य हो गए। ये बीजापुर, गोवा, ये कर्नाटक। फिर आगे देखते हैं, उस समय यूरोप के कई देशों में भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े, फिर उसके बाद नील आदि वस्तुओं को बहुत कम दामों में खरीदकर यूरोप में उचित दामों में बेचते थे। और उन दिनों यूरोप में मसाले की बहुत मांग थी, क्योंकि यूरोपी प्रायः मांसाहारी होते थे। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी, जो वहाँ पैदा नहीं होती थी। और मसाले की खेती भारत में ही सबसे ज़्यादा होती थी। एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी। इन देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था, ताकि कम से कम लागत से वे सामान ले जाते और अधिक दामों में बेच सके। यूरोपीय मसाले के बदले भारत को सोना चांदी देते थे। यूरोप में मसाले की खपत ज़्यादा थी, अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने उपनिवेश से ही धन प्राप्त करने और उससे वहीं व्यापार करने की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए वे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगाली को लाभ कमाते देख हॉलैंड, डच, इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भी भारत आने लगी। किसकी? इंग्लैंड, डच और फ्रांस की व्यापारिक कंपनियां भारत आने लगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इन्हें आपस में संघर्ष होने लग गया। फिर दोस्तों आगे देखते हैं, आर्या ने पूछा, गुरुजी क्या यूरोपीय देश सभी भारतीय व्यापारी एक ही स्थान पर व्यापार करने आए थे? तो गुरुजी ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। उसी समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सूरत क्या था? भारत का जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र। अतः पुर्तगाली ने गोवा, दमन दीव,
में अपने कारखाने खोले। कहाँ कहाँ खुले? तो गोवा, दमन, दीव। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ? गोवा, दमन अपने कारखाने। इसी तरह डजो ने सूरत, खंभात, पटना, मछलीपट्टनम, ये सब जगह कौन कौन से कहाँ कहाँ खोले? सूरत, खंभात, मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। फिर उसके बाद फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी शहर की स्थापना की क्योंकि फ्रांसीसी मार्टिन ने, जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लास्ट में स्थित है दोस्तों। ये मैम देखेंगे तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक दिखाई देती है, फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू की। इस तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से व्यापार किया। अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इस तरह किसने किसने अपने कारखाने स्थापित कर लिया? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ने अपनी व्यापारिक कंपनी खोल ली। मतलब वहाँ से वो क्या करने लगे? व्यापार करने लगे। अपने सारे सामानों को, जो कच्चा माल है, वहीं पे रखने लगे। फिर उसको बना के तैयार करके बेचने लगे। एक तो विदेशों में भी बेचने लगे और भारत में भी बेचने लगे। गुरुजी ने कहा, भारत के मानचित्र में दिए गए स्थानों को देखकर बताओ कि यूरोपीय इन स्थानों में व्यापारिक कारखाने क्यों बनाए होंगे। इसलिए बनाए थे क्योंकि गुरुजी ने फिर समझाना शुरू किया। बच्चों, 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाली, हॉलैंड और व्यापारियों को व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर किया। किसने? अंग्रेजों ने पुर्तगाली और हॉलैंड को किससे? व्यापार से बाहर कर दिया। अब उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ थी तथा दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। फिर क्या बता रहे हैं? देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं, कोठी। कोठी क्या होता है? ऐसा किलेबंद क्षेत्र जहाँ कंपनी का गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारी रहने के लिए घर होते हैं। यहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ भी रखी जाती हैं। मतलब कोठी को चारों तरफ से सैनिक टुकड़ियाँ जो रहती है वो घेर के रखती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। फिर दोस्तों आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसके समीप ही पांडिचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र था। यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था। अतः दोनों देशों का उद्देश्य वहाँ के नवाब को अपने व्यापारिक लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना था। इस समय कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो रहा था। अब क्या हो रहा था दोस्तों? जो अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी, ये दोनों क्या चाहते थे कि जो वहाँ का नवाब है उससे ज़्यादा जो व्यापार में छूट लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा पहुँचे। तो वो क्या करते थे? वो ये चाहते थे। और फिर क्या हुआ था? उन्होंने देखा कि जो कर्नाटक के राज्य हैं वो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा है। फिर क्या हुआ? फ्रांसीसी एवं अंग्रेज को कर्नाटक की राजनीति में शामिल होने का अवसर मिल गया। अब क्या हुआ? जो फ्रांसीसी आए थे वो एक तरफ हो गए और अंग्रेज एक तरफ हो गए। फिर ऐसे समय में फ्रांसीसियों ने एक पक्ष का और अंग्रेजों ने दूसरे पक्ष लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? व्यापारिक सुविधा एवं युद्ध। इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था। बंगाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? मैप में आप लोग देखते रहिए कि बंगाल कहाँ पड़ता है। और बंगाल भी एक स्वतंत्र राज्य था जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। क्या क्या शामिल था? बिहार और उड़ीसा। बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होते थे वहाँ पे। फिर ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। कौन कौन से? ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद। इस काल में यहाँ कृषि, व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व में वृद्धि हुई। चुंगी कर क्या होता है दोस्तों? एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल लाने ले जाने में वहाँ जो राजा को टैक्स देना पड़ता है उसको चुंगी कर कहते हैं हम। फिर क्या हो गया?
इस काल में कृषि, व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ। राजस्व आय में वृद्धि हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला क्या बना? नवाब बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही उन्हें मिलकर व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगे। अब क्या हो गया, जब ये नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो जो अंग्रेज है और फ्रांसीसी दोनों क्या करने लगे? किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज नहीं माने। उन्हें नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और कूटनीति से वह 23 जून 1757 की प्लासी का युद्ध जीत गए। कौन जीत गया? वो जो मीर जाफर था वो जीत गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। मोनू ने पूछा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। तो गुरुजी ने बताया कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ, बहुत पैसा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, उसे अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, और व्यापारिक सुविधा प्राप्त की, लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांग की बोझ को ज़्यादा दिनों तक उठा नहीं सका। देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ, जो बंगाल का नवाब था वो 1756 में अलीवर्दी खां था, उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर जो सिराजुद्दौला था और सिराजुद्दौला ने इन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर जो उसका सेनापति था उसको अपनी तरफ मिला लिया और जो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ उससे अंग्रेजों ने उसे हरा दिया और फिर मिलकर उसको सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर उसने किसको नवाब बनाया? मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर से उन्होंने बहुत सारे धन लूटे। तो फिर क्या हुआ, वो भी अंततः अंग्रेजों से विश्वासघात से उसे भी सत्ता से बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया।